स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड है, जिस मेथड का नाम है सिंप्लेक्स मेथड या फिर इसको सिंप्लेक्स एल्गोरिदम भी बोलते हैं। सिंप्लेक्स मेथड या फिर एल्गोरिदम, सिंप्लेक्स एल्गोरिदम, इसी टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग काम करेंगे। एक बात पहले मैं कुछ बात पहले बोल दूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो ऑपरेशन रिसर्च का एक पार्ट है, उसमें सिंप्लेक्स मेथड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मींस इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये मेथड, अगर मैं तुमको बोलूँ कि अगर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक क्या है, साम्राज्य है, और उसका किंग क्या होता है, सबसे एक नंबर, तो दैट मीन्स सिमिलरली अगर मैं एलपीपी को अगर उसका साम्राज्य बोलूँ तो सिंप्लेक्स मेथड तुम्हारा किंग होगा। मीन्स इसका रोल बहुत ज़्यादा है, इसको अच्छे से तुमको देखना पड़ेगा। और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ा है, बट मैं इसका बेस से लेके एकदम पूरा जितना सारा वेराइटीज़ क्वेश्चन है मैं सभी क्वेश्चंस कराऊंगा। बट एक बात सुनो, सिंप्लेक्स मेथड में आने से पहले मुझे इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर करना पड़ेगा। मीन्स कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया है कुछ, उसको पढ़ने के लिए मुझे बेसिक कुछ बात बोलना पड़ेगा, उसके साथ ही मैं उस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये तो तुमको पहले जानना ही पड़ेगा। तो पहले एक बात सुनो, जो सिंप्लेक्स मेथड है एलपीपी का सबसे पावरफुल मेथड, इस मेथड को किसने इन्वेंशन किया था? मैथमेटिशियन, जिसको हम लोग एलपीपी का फादर भी बोलते हैं, जॉर्ज डानजिक। ठीक है, ये तुम्हारा यूएस मैथमेटिशियन है, अमेरिकन मैथमेटिशियन, यूएस मैथमेटिशियन। 1947 में, ठीक है, 1947 में सिंप्लेक्स मेथड का ये किया था। ठीक है, हम लोगों का जो इंडिपेंडेंस ईयर है उसी के हिसाब से तुम याद रख सकते हो। 1947 में जॉर्ज डानजिक मैथमेटिशियन ने सिंप्लेक्स मेथड को पहले ही किया था। सबसे पावरफुल मेथड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस मेथड का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको अच्छे से क्लियर करना है। अब सुनो कि जो सिंप्लेक्स मेथड है, इसको पढ़ने के लिए ये किसका पार्ट है? एलपीपी का पार्ट है। अब सुनो, एलपीपी जो होता है ना, एलपीपी का दो फॉर्म होता है। एक होता है जनरल फॉर्म, और दूसरा होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंप्लेक्स मेथड में कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अगर तुमको सॉल्व करना है तो तुमको उस जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन्स अगर तुम कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, मीन्स अगर तुम पहला काम तुम्हारा क्या है, कन्वर्ट करना, अगर कन्वर्ट करोगे तभी जाके तुम सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ करना है। तो कोई भी एलपीपी जब दिया रहता है, जनरल फॉर्म में दिया रहता है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सिंप्लेक्स मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप सुनो, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसका जो स्ट्रक्चर है, मीन्स एलपीपी में मैंने बोला भी था तुम लोगों को एक बार, मैं सिंप्लेक्स मेथड के लिए मैं एक बार इसको डिटेल्स में एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में 3 तो पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट होता है क्या बोलो तो ऑब्जेक्टिव। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, आइदर मैक्सिमाइज करते हैं या फिर मिनिमाइज करते हैं। अगर वो कॉस्ट है तो उसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं, या फिर अगर वो प्रॉफिट है तो उसको हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं। वो आइदर कोई भी बिजनेस हो या फिर कोई भी फैक्ट्री हो, मैन्युफैक्चर, कुछ भी चीज़ है, वो तो मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग का जो ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन जो लेक्चर था, वहाँ पे मैंने बोला भी था। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखो क्या बोल रहा है, ये आर्टिकल पहले देख लो कि ए जनरल एलपीपी कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो ये जो फॉर्मेट है ना, तुमको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, क्या है, देखो 3 तो पार्ट है इसमें। पहला पार्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव, मीन्स ऑप्टिमाइज। कोई भी तुम काम करते हो, कॉस्ट अगर है तो उसको मिनिमाइज करते हो, तो उसको हम लोगों ने कैपिटल जेड से डिनोट किया। ठीक है, तो उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर वो प्रॉफिट है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज किसको करेंगे कि वो जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे जो x1 x2 xn है क्या है, ये वेरिएबल्स है,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है बोलो तो, x1 x2 x3 एंड सो ऑन, n वेरिएबल्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिसीशन वेरिएबल्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीशन वेरिएबल्स। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, एलपीपी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसका काम क्या है, कोई जो हम लोग का जो टारगेट है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट उसको मिनिमाइज करते हैं या फिर मैक्सिमाइज करते हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो a11 a21, यहाँ पे देख पा रहे हो लेस देन इक्वल ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है बोलो तो, कि जैसे तुम लोग इक्वेशन पढ़े हो x1 प्लस, मैंने बोला देखो 3x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 8, तो ये क्या हुआ, दिस इज ए इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल कर दूँ तो ये क्या हो गया, इन इक्वेशन। इसको मैं लेस देन इक्वल टू कर दूँ तो तब भी क्या हुआ, इन इक्वेशन। तो ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल या फिर इक्वल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन, और इस सब को क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन, ठीक है। तो और ये सब मिला के क्या हो गया, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो कंडीशंस, तो यहाँ पे देख पा रहे हो ए नंबर 1 कॉन्स्टेंट्स है, नंबर 2 कॉन्स्टेंट्स, मुझे तो मालूम नहीं है ना कि कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे लेस देन हो सकता है या फिर ग्रेटर देन हो सकता है या फिर इक्वल टाइप हो सकता है, लेस देन इक्वल टाइप, ग्रेटर देन इक्वल टाइप भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितना कॉन्स्टेंट्स है, देखो तो m कॉन्स्टेंट्स है, वेरिएबल कितना है, वेरिएबल है तुम्हारा n टू वेरिएबल है, x1 x2 xn। तो ये जो तुम्हारा m टू क्या है, m टू कॉन्स्टेंट्स है, इन इक्वेशंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स या फिर रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स। अब तुम बोलोगे सर रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स क्यों, कारण कोई भी प्रोडक्ट जब तुम बनाते हो, इधर वो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स तुम्हारे पास 4 पीस है, तो यहाँ पे x1 x2 क्या हो जाता है, डिसीजन वेरिएबल, मीन्स वो प्रोडक्ट कितना पीस तुम बनाओगे। तो रिसोर्सेज क्या होता है कि उसका जो तुम्हारा सप्लाई, जो तुम्हारा मटेरियल्स है, तो दिस इज कॉल्ड रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स। और रिसोर्स क्या होता है, ऑलवेज लिमिटेड होता है, रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स। सेकेंड पार्ट, तो एलपीपी का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकेंड पार्ट इज रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स, सिंपली क्या बोल सकते हैं इसको, कॉन्स्टेंट्स पार्ट्स। एंड जो सब वेरिएबल है ना, x1 x2 x3 एंड xn, ये सब वेरिएबल क्या होगा, ये सब वेरिएबल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मीन्स नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन को मेंटेन करेगा, मीन्स नेगेटिव नहीं होगा, 0 भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ तो ये क्या होगा, दिस इज द नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये हो गया थर्ड नंबर। तो क्या क्लियर हो पा रहा है, एलपीपी में 3 पार्ट होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकंड वन इज कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, रिसोर्स कॉन्स्टेंट मैंने बोला, तुम सिंपली कॉन्स्टेंट्स भी बोल सकते हो, एंड नंबर थर्ड इज नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। और यहाँ पे जो x1 x2 x3 xn है ना, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा है डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है। मीन्स जो तुम्हारा सपोज एंड टू प्रोडक्ट है, तुम कितना प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी में बनाओगे, मैन्युफैक्चर करोगे, तो ये सब है डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद देखो जो तुम्हारा यहाँ पे C1 C2 एंड Cn है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट कोएफिशिएंट। जो C1 C2 एंड Cn है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट कोएफिशिएंट, और क्या बोलते हैं, प्राइस कोएफिशिएंट्स। प्रॉफिट के लिए क्या होगा, प्राइस कोएफिशिएंट होगा। एंड यहाँ पे देखो A11 A12 A1j, मीन्स जो कांस्टेंट में जो कोएफिशिएंट्स है Aij, तो यहाँ पे जो Aij है, इसको हम लोग Aij से पहले मैं एक काम कर लूँ, पहले हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हो, राइट हैंड साइड पे B1 B2 Bi Bm है ना, तो यहाँ पे जो B1 B2 Bm, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड पैरामीटर, रिक्वायरमेंट पैरामीटर।
ठीक है, B1 B2 BA में सब क्या है, रिक्वायरमेंट पैरामीटर। एंड अगर यहाँ पे AIJ जो है, AIJ माने आई क्या है बोलो तो, आई कहाँ से वेरी कर रहा है, आई वेरी कर रहा है तुम्हारा n तो कांस्टेंट है 1 2 I m तो कांस्टेंट है, देखो फर्स्ट सेकंड ऐसे करके m तो कांस्टेंट्स है, तो आई वेरी कर रहा है क्या, ये जो AIJ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पहले मैं लिख रहा हूँ कि AIJ में I कहाँ से है 1 2 से लेके m तक, और J कहाँ पे होगा बोलो तो, J होगा तुम्हारा 1 2 से लेके n तक। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल, ये जो AIJ है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट। ठीक है, ये जस्ट कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले से मैंने बोल दिया। ठीक है, अब सुनो, अब जो हम लोग मेन काम करेंगे वो तुम्हारा होगा कि राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हो मैंने क्या बोला है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मीन्स हम लोग एक सिंपलेस्ट मेथड में क्या करते हैं, सिंपलेस्ट मेथड में हम लोग, सिंपल बात है कि वहाँ पे हम लोग एक LPP को सॉल्व करते हैं। अब तुम बोलोगे सर LPP को सॉल्व करने का क्या क्या मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है, दूसरा वाला है सिंपलेक्स मेथड। अब सुनो, ग्राफिकल मेथड तो तुम लोग क्लास 12 में भी किए थे। ग्राफिकल मेथड क्या होता है बोलो तो, ओनली फॉर 2 वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल होता है। मीन्स अगर मोर देन 2 वेरिएबल होगा ना तो तुम ग्राफिकल से वो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो सिंपलेक्स मेथड इसीलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। सिंपलेक्स मेथड में क्या होता है, मोर देन 2 वेरिएबल के ऊपर तुम काम कर सकते हो। तो अब सुनो, LPP का काम, LPP में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन आता है। अब सॉल्यूशन का जो टाइप्स है उस चीज़ को तुमको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ केस आता है। तो पहले देखो, यहाँ पे मैंने बोला है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट क्या बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ LPP। LPP का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं सभी का डेफिनेशन लिखूंगा, एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। जस्ट मैं कुछ टर्मिनोलॉजी का नाम एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ LPP, उसके बाद क्या है फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन को, एक LPP का जो सॉल्यूशन है उसको फिजिबल सॉल्यूशन कब बोला जाएगा। फर्स्ट मैंने क्या बोला कि LPP का सॉल्यूशन क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन मैं बोलूँगा अभी। तुम सिर्फ क्या करो, ये जो बात मैंने बोला है ना, इसमें सिर्फ अच्छे से 3 ठो पार्ट याद रखना। एक होता है ऑब्जेक्टिव, मीन्स जिसमें काम क्या होता है, वो जो जेड है ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज करना मतलब क्या, आइदर मिनिमम या फिर मैक्सिमम, क्योंकि हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, मीन्स आइदर मैक्स या फिर मिन। एंड सेकेंड पार्ट क्या है, सब्जेक्ट टू क्या, कॉन्स्टेंट्स मीन्स कंडीशन, जहाँ पे कंडीशन होगा, रिसोर्स कितना है, सप्लाई कितना है, डिमांड कितना है, उस हिसाब से ये देखा जाएगा। सप्लाई, डिमांड, रिसोर्स, लिमिटेशन सबको चेक करने के लिए क्या होता है, उस सबको कंडीशन में क्या होता है, कांस्टेंट, जिसका हम लोग क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट्स, मींस लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टाइप का जो रिलेशंस है। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, या फिर इसको तुम नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये भी तो एक टाइप का कांस्टेंट हुआ ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 3 टाइप तुमको याद रखना है। और एक बात यहाँ पे देखो तो कितना कांस्टेंट्स है, 1 2 ऐसे करके कितना, m टू कांस्टेंट्स है ना, m टू कांस्टेंट्स है, और कितना वेरिएबल है, n टू वेरिएबल है। कांस्टेंट्स आर नंबर ऑफ कांस्टेंट्स आर m एंड वेरिएबल्स आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर n। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, LPP में हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ कांस्टेंट्स मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल जो है n, ठीक है, और नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है m, वो ऑलवेज क्या होगा, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स ऑलवेज क्या होगा, लेस देन होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा होगा। अब तुम बोलोगे सर अगर इक्वल या फिर n लेस देन m होगा तो क्या होगा, तो उस प्रॉब्लम में कुछ रहेगा ही नहीं, मीन्स वो कोई भी सॉल्व कर सकता है। जब तुम्हारा नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा होगा ना, मैंने बोल दिया 5 ठो वेरिएबल 2 ठो इक्वेशन, 5 ठो वेरिएबल 2 ठो इक्वेशन, तो देखना उसको सॉल्व करना उतना ईजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन है, तो तब जाकर उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, सिंपली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा रहेगा। अब उसको कैसे सॉल्व करते हैं वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ वेरिएबल मीन्स डिसीजन वेरिएबल जो है x1 x2 xn, ये क्या होगा, n जो है ये क्या होगा, ऑलवेज नंबर ऑफ कांस्टेंट से क्या होगा,
ग्रेटर देन होगा। ठीक है, इस केस के ऊपर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। n इक्वल टू एम और n लेस देन एम का वो जो काम होता है वो क्या होता है बोलो तो, वो कोई भी प्रॉब्लम अगर तुम दे दोगे वो तो सिंपली हो जाएगा, उसके लिए कोई मेथड नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैंने जो बोला सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, इस एलपीपी का सॉल्यूशन का मतलब क्या है वो देखेंगे। तो इसको तो मैं अभी रैप करूँगा, जब मैं सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बोलूँगा ना तो तुम्हारे दिमाग में ए आना चाहिए, और उसके लिए मैं एक पार्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल भी लूँगा। ठीक है, पार्टिकुलर कुछ छोटा एग्जाम्पल x1 x2 लेके। तो सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, सेकंड पार्ट क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, एंड थर्ड पार्ट क्या है, वो जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल उसको कब बोलेंगे। तो फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन, सेकंड वन इज फिजिबल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो है साथ साथ फिजिबल, उसके बाद क्या है ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या है देखो बेसिक सॉल्यूशन, मैं डेफिनेशन लिखूंगा इसको। बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक वेरिएबल, नॉन डिजेनरेट, बी डॉट एस मीन्स बेसिक सॉल्यूशन, नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन, डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, बट इस जगह को करने से पहले मैं यहाँ पे देखो जो जो काम मैंने किया था यहाँ पे ना, एलपीपी जो मैंने लिखा था, क्या लिखा था, ए जनरल एलपीपी कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म। इसको मैं एक बार मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ, तभी जाके क्लियर होगा, कारण हम लोग जो काम करेंगे ना पूरा मैट्रिक्स के ऊपर करेंगे। ठीक है, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक बात बोलो तो, मैं अगर इसको ये जो पूरा एलपीपी है इसको मैं अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ, कॉम्पैक्ट फॉर्म मीन्स एकदम पूरा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, समेशन का नोटेशन यूज करके, तो कैसे होगा देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इन कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या लिख सकता हूँ, ऑप्टिमाइज जो है, ऑप्टिमाइज मैक्स बोलो या फिर मैक्स और मीन जेड इज इक्वल टू क्या, C1 x1 C2 x2 ऐसे करके है ना, Cn xn। तो इसको जगह पे हम लोग क्या करेंगे, समेशन यूज कर लेंगे, j इक्वल टू 1 to n Cj xj, 1 to n वेरी कर दो, हो जाएगा। अब क्या लिखना है तुमको, कॉन्स्टेंट्स लिखना है ना। तो कॉन्स्टेंट्स के लिए क्या करोगे, कॉन्स्टेंट्स, अब बोलो तो कॉन्स्टेंट्स में भी क्या है, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स है, यहाँ पे कितना कॉन्स्टेंट्स है, m कॉन्स्टेंट्स है। तो दैट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट टू लिखो, सब्जेक्ट टू क्या होगा, समेशन, कोएफिशिएंट क्या है, ए आई जे, ठीक है, ए आई जे एंड ए आई जे एक्स जे, ऐसा कुछ देखो। तो ए आई जे एक्स जे, ठीक है, जे क्या होगा बोलो तो, जे वेरी फ्रॉम 1 to n, जे वेरी फ्रॉम 1 to n। ए क्या होगा बोलो तो, दिस इज लेस इक्वल ग्रेटर देन क्या, बी आई का वैल्यू क्या होगा बोलो, आई का वैल्यू 1 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन m। ठीक है, तो एंड ए वाला पार्ट हो गया, मीन्स सभी कांस्टेंट देखो मैंने लिख लिया। तुम बोलोगे सर कैसे, जैसे आई करो, आई क्या लिखो, आई 1 पुट करो। देखो आई तुम 1 पुट करोगे तो पहला वाला पार्ट आ जाएगा ना, पहला कांस्टेंट आ जाएगा, ए 1, जे वेरी कराओ, A11 x1, आई 1 ही है, J2 करो, A12 x2। ठीक है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, आई मैंने 1 किया और J को मैं वेरी कर रहा हूँ। तो J1 to n जब वेरी कराऊंगा तो पहला मेरा मिलेगा, आई 2 करूँगा और J1 to n वेरी करूँगा तो क्या मिलेगा, सेकंड वाला मिलेगा। तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैंने देखो कितना शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। तो ये नोटेशन ये सब लिखना आना चाहिए। और नेक्स्ट जो वो बात है वो क्या है बोलो तो, कि नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। इसके लिए मैं क्या करूँ, इसके लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ देखो कि एक्स जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल क्या, फॉर ऑल जे इक्वल टू क्या 1 2 3 एंड सो ऑन n। यहाँ पे n है, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म में तुमको एक बार लिख के समझा दिया।
बट मेरा जो मेन काम है ना, मैं अभी क्या करूँगा, इसको देखूंगा कि इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा। मीन्स इसी एलपीपी का मैट्रिक्स फॉर्म अभी मैं लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इसको रैप कर दे रहा हूँ, इसको रैप कर दिया। अच्छा, अभी क्या लिखूँगा, मैट्रिक्स फॉर्म। तो देखो, इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा देखो कि द अबव एलपीपी कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में देखो क्या हो रहा है, मैट्रिक्स फॉर्म में मैं इसको देखो पहले ऑप्टिमाइज को देख रहा हूँ कि ऑप्टिमाइज जेड, चलो मैक्स मीन तो है ही, मैं ऑप्टिमाइज जेड लिख रहा हूँ। तो ऑप्टिमाइज जेड देखो, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ कि रो और कॉलम, मुझे ए चाहिए ना, C1 X1, तो इसको देखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि इसको मैंने लिखा कि C1 C2 एंड सो ऑन Cn। ठीक है, रो मैट्रिक्स, सिर्फ एक तो रो है, एंड इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगा मैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा X1 X2 एंड सो ऑन Xn। देखो कॉलम मैट्रिक्स एच हो गया। अब देखो ये तो ऑप्टिमाइज जेड मैंने कर लिया, अब मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, थोड़ा एक छोटा करके लिखो। अच्छा, X1 X2 एंड सो ऑन Xn। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब कांस्टेंट को मुझे लिखना पड़ेगा, तो कांस्टेंट के लिए क्या होगा बोलो तो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे मैं लिखूँगा A11 A12 एंड सो ऑन A1n A21 A22 A2n एंड सो ऑन AM1, M2 रो है, AM2 AMN। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा बोलो तो, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, X1 X2 एंड सो ऑन Xn। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है, B1 B2, तो इसको B1 B2 एंड सो ऑन BM किए। ठीक है, तो ए क्या हुआ बोलो तो, ए फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये किसके लिए हुआ, कांस्टेंट के लिए हुआ। यहाँ पे इक्वल लिखना नहीं चाहिए था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ग्रेटर देन भी होगा, आइदर इक्वल भी होगा, मैं तो नहीं जानता हूँ ना, आइदर ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा या फिर लेस देन, या फिर ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल। तो दिस इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, तो एंड जो नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पे मेरे जगह नहीं है, मैं साइड पे लिख रहा हूँ। तो एंड क्या होगा बोलो तो, एंड X1 X2 Xn ये सब क्या है बोलो तो, आर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0 0 0। सभी का वैल्यू क्या था, X1 X2 Xn फॉर ऑल के लिए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे मैंने इसी को लिए लिख दिया X1 X2 Xn, मैट्रिक्स फॉर्म में देखो लिख दिया ये। बोलो तो यही जो LPP है ये क्या हुआ, इसका मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको जो मैंने लिखा ना, इसको मैं एकदम जो शॉर्ट नोटेशन है मैट्रिक्स का, इतना बड़ा बड़ा मैट्रिक्स तो मैं नहीं लिखूँगा ना, तो इसीलिए मैं इसको जो शॉर्ट जो इन जनरल जो मैट्रिक्स फॉर्म है, देखो इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ, इससे ये आया और उसके बाद लिखो तो इसके बाद देखो कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे तो देख पा रहे हो, इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे देखो C1 X1 आएगा। देखो इसे एक ऐसे मैंने लिखा, C1 X1 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने जानते हो, C1 X1 प्लस C2 X2 प्लस ऐसे कर एंड सो ऑन Cn Xn। यहाँ पे भी वही काम करो, देखो वही रिटर्न में वही मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ऐसे लिखो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ
ऑप्टिमाइज z इज इक्वल टू क्या, ये क्या है, रो मैट्रिक्स, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको C बोल दिया। अब एक बात देखो, ये क्या है, रो मैट्रिक्स, रो कॉलम, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर वाइज डिनोट करते हैं ना। तो रो और कॉलम, कॉलम वेक्टर, रो वेक्टर, तो इसीलिए इसको हम लोग आज से क्या डिनोट करेंगे, इसको बोल्ड से डिनोट करेंगे, ठीक है। बोल्ड मीन्स इसको मैंने क्या किया, बोल्ड सी, वेक्टर जैसे होता है ना उसको डिनोट करने के लिए किया। और इसको एक्स, बोल्ड एक्स, इसको बोल्ड एक्स से डिनोट करेंगे। तो जेड ऑप्टिमाइज जेड इक्वल टू क्या, सी एक्स। एंड उसके बाद क्या होगा बोलो तो, ये क्या है, दिस इज ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज ए। तो लिखो सच दैट ए, और उसके बाद क्या है, एक्स। ए बोल्ड नहीं, ये जस्ट मैट्रिक्स है ए, और उसके बाद एक्स, तो उसको बोल्ड में लिखेंगे एक्स। समझ पा रहे हो कि कॉलम वेक्टर या फिर रो वेक्टर के लिए ये कॉलम वेक्टर है। अब इसमें क्या लिखेंगे, दिस इज लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बोलो तो, इसको हम लोग बोलते हैं बी। ए भी एक देखो कॉलम वेक्टर है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे, ठीक है, एक्स। अब नेक्स्ट बात जो है, ए नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, x1 x2 xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है, n कंपोनेंट का नाल वेक्टर, n कंपोनेंट का नाल वेक्टर, नाल कॉलम वेक्टर जो है, तो ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब देखो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे बोलो तो, व्हेयर, मैं अगर तुमको लिखूँ बोलूँ कि व्हेयर सी क्या है बोलो तो, व्हेयर सी इज C1 C2 Cn, ठीक है, ये C है। x क्या है, x बोल्ड x क्या है, x1 x2 xn। एंड अगर मैं तुमको बोलूँ कि ए क्या है, ए यहाँ पे तो क्या था, मैट्रिक्स था ना, ए था तुम्हारा A11 A12 एंड सो ऑन A1n, A21 A22 एंड सो ऑन A2n, ठीक है, AM1 AM2 AMN, ए है। और B के बारे में बोल दो, एंड B इज B बोल्ड B 0 B1 B2 B1 B2 BM, यहाँ पे BM होगा, M तो कांस्टेंट था, ठीक है। तो ए तुम्हारा हो गया। अब देखो ये तो जस्ट मैंने तुमको यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये जो तुम्हारा है ना, दिस इज कॉल्ड LPP इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये तुम्हारा क्या है बोलो तो, उस देखो LPP को ही तो मैंने लिखा था ना, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखाया, और उसके बाद मैंने मेंशन कर दिया कि ऑप्टिमाइज जेड इक्वल टू सी एक्स, वेयर सी एक्स कैपिटल ए एंड बोल्ड बी। तो ये क्या है बोलो तो, दिस इज LPP। तो दिस इज LPP इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो देखना बुक में जब थ्योरी तुम देखोगे ना, तो मैक्स पहले तो रहेगा ये सब में, उसके बाद हर एक LPP की जगह पे ऐसे नोटेशन मिलेगा। बार बार तो उतना बड़ा कॉन्स्टेंट्स, ज़्यादा कॉन्स्टेंट हम लोग लिख नहीं पाएंगे, तो शॉर्ट फॉर्म में यही होगा, दिस इज द LPP इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। और सिंपलेस्ट मेथड में तुम तो देख ही पाओगे मैं जब करूँगा। देखो सिंपलेस्ट मेथड बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। अब तुम बोल के सर आप सिंपलेस्ट मेथड क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हो, देखो सिंपलेस्ट मेथड में आने से पहले मुझे उसका जो लैंग्वेज है ना, मीन्स उसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे, जो चीज़ आएगा उसमें ही से ये सब नाम आएगा, तो तब तो जाके तुम बोलोगे सर ये नहीं हो रहा है। बट वो जो मेथड है ना बहुत अच्छा मेथड है, मीन्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जब मैं तुमको समझाऊंगा एक एक बात। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग LPP इन मैट्रिक्स फॉर्म समझ गए हैं कि LPP का मैट्रिक्स फॉर्म क्या है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि सॉल्यूशन का जो टाइप है, इसको एक बार हम लोग डेफिनेशन को लिख के
और कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल पे देख लेंगे कि किसको क्या सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। उसका वैरायटी चेंज किस हिसाब से हो रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग वो लिख लेते हैं। पहले वो जो डेफिनेशन है ना उसको मैं पहले लिख लूँगा, क्योंकि वो डेफिनेशन लिखूँगा फिर सिर्फ समझाऊँगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा मेरा। तो मैं लिख दूँगा और मैं तो एग्जाम्पल लूँगा, हर एक के लिए मैं एक एक कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल लूँगा, तो तुम्हारे लिए क्लियर भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एकदम सिंपलेक्स एल्गोरिथम में जा सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 3 तो डेफिनेशन पहले लिख लिया है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है इन एलपीपी, एंड फिजिबल सॉल्यूशन इन एलपीपी क्या होता है, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। अब सुनो, सपोज मैंने एक एग्जांपल के लिए मैं एक एलपीपी ले रहा हूँ। अच्छा, कि मैंने एक एलपीपी लिया कि मैक्स जेड या फिर मैक्सिमाइज या फिर मैक्स जेड क्या 5x प्लस 6y, ठीक है। एंड सब्जेक्ट टू मैंने लिया सब्जेक्ट टू x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। एंड 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 35 एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन मीन्स एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ALPP है। अब सुनो, इसके लिए सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे बोलो तो डिसीजन वेरिएबल मेरा क्या क्या है, एक्स एंड वाई, ठीक है। मैंने छोटा लिया है कारण कॉम्प्लिकेशन ना आए, सिर्फ समझने के लिए किया है। उसके बाद क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही कि क्या बोला, ये सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल्स कौन है, एक्स वाई। अगर यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हो सकता है, x1 x2 xn। अभी जो हम लोगों ने किया था एलपीपी के लिए क्या किया था, डिवीजन वेरिएबल x1 x2 xn। यहाँ पे क्या है, x1 x2 के जगह पे x और y इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स x1 x2 xn इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। एलपीपी का सॉल्यूशन कब बोलेंगे, इफ इट सेटिस्फाई द कॉन्स्टेंट्स। तो एक बात सुनो, मुझे बोलो तो ये क्या है तुम्हारा, दिस इज ए कॉन्स्टेंट्स। सब्जेक्ट टू को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ए कॉन्स्टेंट्स। तो एक कांस्टेंट को जो सेट ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई करता है वो सेट ऑफ वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे बोलो मैंने कुछ सॉल्यूशन लिया, सपोज मैंने कुछ देयर आर फॉलोइंग सॉल्यूशंस, ठीक है। एक तो सॉल्यूशन लिया मैंने, सपोज एक्स के जगह पे मैंने क्या पुट किया, 1 पुट किया, वाई के जगह पे मैंने 2 पुट किया। बोलो ये सॉल्यूशन होगा। तुम बोलोगे सर कैसे, देखो 1 के जगह पे, x के जगह पे जब तुम 1 पुट करोगे, x के जगह पे जब तुम 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 1 5। तो 5 तो लेस देन इक्वल टू 20 होता है ना, मतलब दैट इज़ ए 5 लेस देन इक्वल टू 20 हो रहा है। सिमिलर बात यहाँ पे बोलो कि यहाँ पे अगर 1 पुट करोगे तो क्या आ रहा है 3 और 5 टू 10, तो 13 लेस देन इक्वल टू 35 आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, 1 2 x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 सेटिस्फाई द कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलो तो मैंने अगर नंबर 2 में सपोज ऐसा दिया कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, अब देखो ये सॉल्यूशन होगा, तब भी होगा, ठीक है। तो ये भी सॉल्यूशन हो रहा है, पुट करके देखना ये भी सॉल्यूशन होगा। नंबर 3 मैंने बोला कि x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5, देखो तो सॉल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। x इक्वल टू -2, x -2 पुट करो, -2, तो -2 पुट करके तो -2 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 होगा तुम्हारा 10, तो दैट मीन्स 8, तो 8 लेस देन इक्वल टू 20, सही है। और यहाँ पे पुट करोगे तो -2, 3 इंटू -2 6, -6, और यहाँ पे होगा 25, -6 है 25, तुम्हारा हो जाएगा 19 लेस देन इक्वल टू 35। तो देखो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट मीन्स कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स वाई का यहाँ पे एक्स वाई का बात है, अगर यहाँ पे x1 x2 xn n टू डिवीजन वेरिएबल होता, एलपी में मैंने क्या बोला था, n टू डिवीजन वेरिएबल हो सकता है, तो वहाँ पे वो जो सेट ऑफ वेरिएबल है x1 x2 xn उसका वैल्यू जो नंबर सेटिस्फाई करेगा, मीन्स उस सेट ऑफ वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे ये सॉल्यूशंस है, ये भी सॉल्यूशंस है,
ये भी सॉल्यूशन है और भी सॉल्यूशंस होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन तो होगा, मतलब एलपीपी का सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखो मीनिंग है क्या, सॉल्यूशन होता है, फिजिबल सॉल्यूशन होता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन का बहुत सारा टाइप है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या बोल रहा है, ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x1 x2 xn, x1 x2 xn का जो सेट ऑफ वैल्यूज है इज कॉल्ड ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी कब बोलेंगे, सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट को सेटिस्फाई होने से तुम क्या बोल दोगे कि वो तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी। बट अगर तुम फिजिबल सॉल्यूशन बोलना है ना, तो फिजिबल सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एंड ये जो नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन है ना, थर्ड वाला जो है नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, अगर इसको भी सेटिस्फाई कर जाता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो तुम्हारा हो गया क्या, फिजिबल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन साथ ही साथ फिजिबल कब बोलेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कांस्टेंट को भी सेटिस्फाई करे एंड नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करे। देखो तो नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन नंबर 1 2 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 2 3 पॉजिटिव है। बट देखो नंबर 3 सॉल्यूशन तो है, दिस इज सॉल्यूशन बट नॉट फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि एक एलपीपी के लिए फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इट सेटिस्फाई द कॉन्स्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन ऑफ द एलपीपी। जो एलपीपी है उसमें वेरिएबल्स अगर x1 x2 xn है, तो x1 x2 xn का जो सेट ऑफ वैल्यूज है उसको अगर तुमको फिजिबल सॉल्यूशन बोलना है ऑफ एलपीपी, तो उसको क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट्स को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा एंड नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और ध्यान में रखो x1 x2 xn मैंने क्या बोला था, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया था, एलपीपी का जनरल फॉर्म किए थे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग वो बोले थे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, m टू कॉन्स्टेंट, n टू वेरिएबल, x1 x2 xn। अब सुनो, तो कांस्टेंट को सेटिस्फाई किया तो सॉल्यूशन, कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई किया तो फिजिबल सॉल्यूशन। अब एक बात सुनो, मेरा टारगेट क्या है, ऑप्टिमाइज करना, मीन्स मैक्सिमम करना। अब बोलो तो ये जो मैक्स जेड है, एक्स और वाई का कोई एक वैल्यू के लिए एक्स का कुछ एक वैल्यू होगा, वाई का कुछ एक वैल्यू होगा। ऐसे तुम लोग तो क्वेश्चन क्लास 12 में ये सब क्वेश्चन थोड़ा बहुत तुम लोग किए भी थे ग्राफिकल में, कॉर्नर पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। तो वो जो एक्स वाई के लिए जो सबसे बड़ा वैल्यू देगा, मीन्स सबसे हाईएस्ट वैल्यू, मीन्स ऑप्टिमम जो वैल्यू देगा, उस एक्स वाई, वो जो एक्स वाई है जो क्या कर रहा है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब सिंपल बात, फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कांस्टेंट को भी सेटिस्फाई कर गया एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई कर गया। और अगर वो फिजिबल सॉल्यूशन है और साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ऐसा एक्स वाई जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी सेटिस्फाई करेगा इस केस में, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। अगर मेरा जो जनरल फॉर्म ऑफ ये था एलपीपी था, वहाँ पे क्या मैं बोलूँगा कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x1 x2 xn, अगर ये फिजिबल सॉल्यूशन है, मीन्स कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई कर गया, एंड ये जो x1 x2 xn का जो वैल्यू है अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, दैट मीन्स ऑप्टिमाइज हो जाए। तो क्या बोला, देखो ये फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी इज सेड टू बी एन ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन इफ इट ऑल्सो ऑप्टिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मीन्स फिजिबल सॉल्यूशन होने के साथ साथ अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी ऑप्टिमाइज करे, तो हम लोग वहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग आ जाता है कहाँ पे बोलो तो, बेसिक सॉल्यूशन के ऊपर। मीन्स बेसिक सॉल्यूशन यहाँ पे मेन बहुत कॉन्सेप्ट का बात है कि बेसिक सॉल्यूशन हम लोग कब बोलेंगे, कब बेसिक बोलेंगे, और बेसिक वेरिएबल क्या है, और बेसिक सॉल्यूशन के ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, डिजेनरेसी, नॉन डिजेनरेसी सॉल्यूशन क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए मैं फिर से एक बार क्या कर ले रहा हूँ, इसको एक बार ऑफ कर दे रहा हूँ, अच्छा, उसके बाद मैं फिर से लिख रहा हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स कि बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक वेरिएबल्स और डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन और नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन, थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छे से समझ जाओगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, नहीं तो ये सब जगह में बहुत जन का कन्फ्यूजन होता है। देखो मैं एक बार ध्यान से सुनो, क्लियर हो जाएगा। क्या बोला, देखो कॉन्सिडर ए सिस्टम Ax इक्वल टू बी, ए मैट्रिक्स फॉर्म में है ना, अभी हम लोगों ने किया था ना, Ax इक्वल टू बी, लीनियर अलजेब्रा में तुम तो किए हो कि मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़े थे।
तो कंसीडर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ m इक्वेशंस, कितना इक्वेशन है बोलो, m इक्वेशन है एंड n टू अननोन्स है। ध्यान में रखना है क्या बोलो तो n ग्रेटर देन इक्वल टू m ऑलवेज होना पड़ेगा, क्या नंबर ऑफ अननोन क्या होना पड़ेगा, नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात सुनो, मैं इसको समझाने के लिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ। अच्छा, मैं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले रहा हूँ, उसके साथ मैं रिलेट करूँगा ना तो समझाने में आसानी पड़ेगा। तो मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ, लेट अस consider a system of equations। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ले रहा हूँ जो है तुम्हारा x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब इसका देखो तो मैं अगर इसको ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखूंगा तो बोलो तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। अगर मैं ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखूंगा तो देखो तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ, साइड पे लिख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे कर रहा हूँ कि इसको ax बी फॉर्म में लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, कोएफिशिएंट 1 2 1 2 1 5। ठीक है, x1 x2 x3 4 5, बोलो ax इक्वल टू बी फॉर्म में हो गया। नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है बोलो तो, यहाँ पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ अननोन। तो बोलो तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ नंबर ऑफ अननोन, n इज ए नंबर ऑफ अननोन्स, कितना है नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स इज 3। एंड अगर मैं बोलूँ कि m क्या है बोलो तो नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना है, यहाँ पे बोलो इक्वेशन कितना है, 2 इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो तो n ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 हो रहा है, n ग्रेटर देन m हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑलवेज होना पड़ेगा। ऐसा होगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन में तुम देख पाओगे 4 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है। ठीक है, 5 वेरिएबल 2 इक्वेशन, 5 वेरिएबल 3 इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू v, m इक्वेशंस एंड n अननोन। ax इक्वल टू b फॉर्म जानते हो, लिनियर अलजेब्रा में भी पढ़ा था, और एलपीपी में आज हम लोग कांस्टेंट के समझाने, कांस्टेंट को लिखने के टाइम भी ये यूज़ किया। अब देखो बेसिक सॉल्यूशन आप तुमको समझना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बेसिक सॉल्यूशन निकालने का प्रोसेस क्या होता है कि क्या बोल रहा है, देखो इफ़ एनी m क्रॉस m नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज चूजन फ्रॉम a। यहाँ पे a क्या है बोलो तो, a का रोल कौन प्ले कर रहा है, देखो दिस इज a ना, a तुम्हारा a है, m क्रॉस m बोलो तो यहाँ पे m का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2। तो दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि a में से ये जो a मैट्रिक्स है a, इसमें से क्या लेना पड़ेगा तुमको, m क्रॉस m का मतलब यहाँ पे क्या है बोलो तो 2 क्रॉस 2। अब 2 क्रॉस 2 तुम मैट्रिक्स कैसे ले सकते हो, इसके साथ इसको ले सकते हो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ले सकते हो, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम ले सकते हो, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ले सकते हो। 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा तुमको। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ एनी m क्रॉस m नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज चूजन फ्रॉम a में से चूज करो, तुम a भी ले सकते हो, ठीक है, तुम a भी ले सकते हो और तुम a भी ले सकते हो। देखो बट ध्यान में रखना है क्या, नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन जीरो। ठीक है, यहाँ पे देखो तो नॉन जीरो आ रहा है सब, 1 - 3, ये -3 आएगा इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इफ़ एनी m क्रॉस m नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज चूजन फ्रॉम a। सपोज मानो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को चूज़ किया। ठीक है, तो 1 2 1 2 2 1 इसको मैंने चूज़ किया m क्रॉस m के हिसाब से, नॉन सिंगुलर है। डिटरमिनेंट क्या आ रहा है इसका डिटरमिनेंट, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट बोलो तो क्या आएगा बोलो तो, डेट ऑफ दिस 1 - 4 दैट मीन्स -3, नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि m क्रॉस m मैंने मैट्रिक्स चूज़ किया, वो कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, इज चूजन फ्रॉम a में से मैंने चूज किया। देखो इफ ऑल अदर n - m वेरिएबल्स, इफ ऑल अदर का मतलब क्या है, तो क्या बोले, इफ ऑल अदर n - m वेरिएबल्स नॉट एसोसिएटेड विद दिस चूजन मैट्रिक्स। अब बोलो तो ये जो मैट्रिक्स है
इसके लिए क्या है बोलो तो, इसके लिए ये जो मैट्रिक्स है एक किसका कॉलम है, x1 का, ए x2 का, और ये क्या है x3 का ना। दिस वन इज x1, फर्स्ट कॉलम इज x1, फर्स्ट सेकंड कॉलम इज फॉर x2 एंड थर्ड कॉलम के साथ किस कौन वेरिएबल एसोसिएटेड है, x3 वेरिएबल एसोसिएटेड है, देखो 1 5। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ ऑल अदर n माइनस एम, तो देखो तुमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ अननोन कितना है 3, तो n माइनस एम माने यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1। सपोज मानो कि नंबर ऑफ अननोन 4 ठो है और m इक्वेशन 2 ठो है, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 का मतलब क्या है 2। तो क्या करने बोल रहा है कि बाकी जो वेरिएबल है उसको क्या करने बोल रहा है, 0 लेना बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो तो 1 आया, n माइनस एम क्या बोल रहा है, इफ ऑल अदर n माइनस एम वेरिएबल्स नॉट एसोसिएटेड विद द चूजन मैट्रिक्स, माने तुमने जो मैट्रिक्स चूज किया, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तुमने यहाँ से चूज किया m क्रॉस m का, अब यहाँ पे बोलो तो x1 x2 इसके साथ लिंक्ड अप है, x3 नहीं है तो उसको लेना पड़ेगा n माइनस एम, एक तो वेरिएबल वो किसको लेंगे, x3 को लेंगे, कारण x3 वाला जो कॉलम है ये इसके साथ लिंक्ड अप नहीं है, ठीक है। तो द चूजन मैट्रिक्स बी सेट इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है बोलो तो, यहाँ पे वेरिएबल कौन है x3, तो x3 को हम लोग क्या करेंगे 0 ले लेंगे, तो दैट मीन्स पुट x3 इक्वल टू 0। क्लियर, देखो मैं समझा रहा हूँ ये बात कि इसको मैंने ले लिया m क्रॉस m और x3 के जगह पे मैंने क्या किया 0 पुट कर दिया, ठीक है। x3 का ऐसा वेरिएबल है जो मैंने जो मैट्रिक्स चूज किया उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। देन क्या बोल रहा है, देन द सॉल्यूशन टू द रिजल्टिंग सिस्टम, देन द सॉल्यूशन टू द रिजल्टिंग सिस्टम, बोलो मेरा सिस्टम ये था ना x1 प्लस 2 x2 देखते पा रहे हो। अब तुमने जब x3 इक्वल टू 0 पुट किया, बोलो तो रिजल्टिंग सिस्टम क्या होगा, x3 के जगह पे 0 पुट कर दो, तो रिजल्टिंग सिस्टम क्या होगा x1 प्लस 2 x2 इक्वल टू 4 एंड 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5। ये मेरा रिजल्टिंग सिस्टम हुआ ना। अब क्या बोल रहा है कि देन द सॉल्यूशन टू द रिजल्टिंग सिस्टम, ये जो सिस्टम से तुम्हारा जो रिजल्टिंग सिस्टम आया x3 के जगह पे तुमने 0 पुट किया, उसके वजह से ये आया, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, रिजल्टिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे जो मेन बात है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तुमने जो मैट्रिक्स चूज किया m क्रॉस m का 1 2 2 1, मैंने 1 2 2 1 चूज किया, अगर मैं 1 2 1 5 चूज करता ना तो मैं x2 के जगह पे 0 पुट करता, अगर मैं 2 1 1 5 चूज करता तो मैं x1 के जगह पे 0 पुट करता, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे x3 के जगह पे 0 पुट किया है। अब देखो ये नॉन सिंगुलर था इसलिए मैंने ये काम कर पाऊंगा, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता, सपोज मानो कि ए भी 2 2 है, 2 2 माने 4 माइनस 4 0 आ रहा है, तब जाके बेसिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो बेसिक सॉल्यूशन आने का प्रोसेस क्या है कि तुम क्या करो, कोई भी एक m क्रॉस m का क्या लो, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लो, कहाँ से a में से, इसका बेसिक सॉल्यूशन मैं निकालना चाह रहा हूँ, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, ठीक है। तो a में से क्या करो, m क्रॉस m एक सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लो, और बाकी जो नॉट एसोसिएटेड टू द चूजन मैट्रिक्स जो कॉलम है उसके एसोसिएटेड जो वेरिएबल्स है, जैसे यहाँ पे x3 है उसको क्या करो 0, अगर x4 होता तो मैं x3 x4 को 0 पुट करता, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, देखो इसको सॉल्व करूँगा तो ऊपर में क्या करो, इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको नंबर 1 बोलो, दिस इज नंबर 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ रहा है 2x1 4x2 इज इक्वल टू 8, और उसको फिर से लिख लो जो सेकेंड वाला है, इसको 3 बोलो, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5, ये 2 था। अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस, तो क्या आ रहा है 3x2 इज इक्वल टू 3, तो क्या आ रहा है x2 इक्वल टू आ रहा है मेरा, x2 इक्वल टू आ रहा है 1, तो x2 मेरा आ रहा है 1, तो x2 अगर 1 है तो मुझे यहाँ से बोलो तो x1 क्या आएगा, x1, तो x1 आएगा तुम्हारा, x1 आएगा कि 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2 आ रहा है, x1 आ रहा है 2 और x2 आ रहा है 1, तो मुझे बोलो तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया वो किस हिसाब से आया, उस सॉल्यूशन जो आ रहा है देयरफॉर x1 का वैल्यू क्या आया 2, x2 क्या आया 1, x3 क्या है x3 इज 0, x3 को मैंने 0 पुट किया था ना। तो देखो ये जो मेरा सॉल्यूशन सेट आया, देखो एक सॉल्यूशन आया ना, x1 x2 x3, देखना ये सब वैल्यू पुट करोगे ना तो सेटिस्फाई करेगा। x3 के जगह पे मैंने 0 पुट किया, अब तुम बोलोगे सर आप x3 के जगह पे 0 क्यों पुट किए, एक बात सुनो,
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो तुम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशन अगर सेम होता है तभी जाके हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। बट यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इक्वेशन कम है, नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है, तो इसमें तुम ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किए, ये कोई भी एक वेरिएबल x3 को मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, तो x3 को 0 पुट करने के बाद सिर्फ ध्यान में रखना है कि वो जो मैट्रिक्स मैंने लिया है वो नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन आया ना, इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्यूशन। ये जो x1 = 2 एक सॉल्यूशन है ना, x1 = 2, x2 = 1, x3 = 0, देखो इसको तुम सेटिस्फाई करा होगा तो देखना सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे एक बात बोलो, मैं अगर तुमको बोलूँ कि x + y = 5, तो इसमें सॉल्यूशन क्या है, 2 3 है, 4 1 है, इस हिसाब से मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक जन को मैंने फिक्स कर दिया, वो 0 कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक बेसिक सॉल्यूशन। अब तुम बोलोगे सर बेसिक सॉल्यूशन निकालने का और क्या प्रोसेस है, देखो यहाँ पे तो मैंने x3 को 0 पुट किया, अब तुम क्या करो, x2 को 0 पुट करो एक बार। तो x2 को अगर 0 पुट करोगे तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, x2 को जब 0 पुट करोगे तो रिजल्टेंट सिस्टम क्या मिलेगा, x1 x3 में मिलेगा, उसमें x1 x3 का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो मैं अगर उसके लिए करूं, एक काम कर रहा हूं मैं, इसके लिए अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो राफ ये हो जाएगा। एक बार डेफिनेशन को एक बार फिर से एक बार देखो, तो मैं पूरा कंप्लीट नहीं किया हूँ, तो समझ पा रहे हो कि रिजल्टिंग सिस्टम को जब मैं सॉल्व करूँगा, रिजल्टिंग सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्यूशन। तो ये क्या हो गया, दिस इज द बेसिक सॉल्यूशन, किसका, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। तो बेसिक सॉल्यूशन क्लियर हो पा रहा है। और एक तो चीज़ जो है उसी चीज़ को थोड़ा इजी वे में बोला गया है, देखो डेफिनेशन को, इन अदर वर्ड्स ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय सेटिंग एनी n-m वेरिएबल्स टू 0। ये बहुत अच्छे से है, देखो n तो क्या है, नंबर ऑफ अननोन इज 3, वेरिएबल कितना है 3 ठो, नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है 2, तो n-m 1 आ गया। तो क्या बोल रहा है कि n-m का वैल्यू 1 ना, तो इसका मतलब 3 तो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को क्या करो, 0 पुट कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने x3 के जगह पे 0 पुट किया था, देखो जो अल्टीमेट जिस्ट है ना, वही बात बोल रहा है कि क्या करो, n का वैल्यू निकालो, नंबर ऑफ अननोन, m क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशंस, n-m कैलकुलेट करो, यहाँ पे 1 आया। तो इस केस में क्या करना है कि तुमको क्या करना है, एक वेरिएबल को क्या करना है, 0 पुट करना है। अब तुम बोलोगे सर एक वेरिएबल को 0 पुट करेंगे तो किसको करेंगे, तुम x1 को कर सकते हो, एक बार x1 को करके करना, एक बार x2 को करके करना, एक बार x3 को करके करना, तो 3 ठो केस में तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा। बट क्या ध्यान में रखना है, क्या बोल रहा है, देखो इन अदर वर्ड्स ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय सेटिंग एनी n-m वेरिएबल्स टू 0 इज कॉल्ड ए बेसिक सॉल्यूशन, इज कॉल्ड ए बेसिक सॉल्यूशन। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपली बोल दिया, देखो और एक बात है, क्या, प्रोवाइडेड द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग m वेरिएबल्स इज नॉट 0। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि सपोज तुमने अगर x3 को 0 पुट किया, इस केस में देखो तुमने x3 को 0 पुट किया, पहले तुम क्या करो, कोई भी एक वेरिएबल को 1 n-m का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब कोई भी एक वेरिएबल को 0 पुट कर दो। तो जो वेरिएबल को 0 पुट किया तो उस कॉलम को छोड़ दो। तो देखो मैंने इसको छुपा दिया, उसके बाद जो क्या रहेगा, जो 2 ठो वेरिएबल रहेगा, 2 ठो वेरिएबल मतलब m का वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो, 2 ठो यहाँ पे 2 होगा, m का वेरिएबल वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। तो वो जो 2 ठो वेरिएबल है उसका क्या लेना है, उसका कोएफिशिएंट क्या बोल रहा है, देखो प्रोवाइडेड द डिटरमिनेंट्स ऑफ द कोएफिशिएंट। तो x2 और x1 का कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, 1 2 2 1, इसका डिटरमिनेंट क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या होना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर। अदरवाइज सॉल्यूशन को हम लोग बेसिक नहीं बोलेंगे, मतलब अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो दैट मीन्स उस टाइम में क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। तो तुम यहाँ से एक बात बोल सकते हो, अगर मैं तुमको पूछूं कि इसका बेसिक सॉल्यूशन कितना एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम क्या होगा, 3 तो वेरिएबल, और यहाँ पे m क्या है, m 2 है, तो NCM का फॉर्मूला होता है। तो मैं बाकी 2 भी निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, देखो एक सॉल्यूशन क्या हुआ, x1 = 2 एंड x1 = 2, रुको मैं इसको ये कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, x1 = 2 x2 = 1। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ कि एक सॉल्यूशन था तुम्हारा, देखो एक सॉल्यूशन तुम्हारा क्या है, x1 = 2, x2 = क्या, x2 = तुम्हारा है 1 और x3 = 0। एक तो सॉल्यूशन आया, एक बेसिक सॉल्यूशन आया। अब तुम बोलोगे सर मैं x2 को 0 पुट करूंगा, तो ठीक है, x2 को तुम अगर 0 पुट करोगे तो देखो क्या आ रहा है, पुट x2 = 0। तो x2 को 0 पुट करने में क्या आ रहा है, x1 + x3 = 4, 2x1 +
5x3 मैं करके दिखा रहा हूँ, कारण मैं बाकी डेफिनेशन भी इससे समझा दूंगा सॉल्यूशन के। 2x1 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 5x2 को मैंने 0 पुट किया था। अब देखो x2 को जब मैंने 0 पुट किया ना तो रिजल्टेंट सिस्टम क्या बना, क्या बोला गया था, रिजल्टिंग सिस्टम, ये रिजल्टिंग सिस्टम बना। अब इसको सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x1 2x3 8 एंड 2x1 5x3 इज 5 माइनस माइनस तो क्या आ रहा है -3x3 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x3 इक्वल टू -1। ठीक है, तो x3 इक्वल टू क्या आ रहा है, x3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, x3 इक्वल टू -1, तो x3 इक्वल टू -1 तो x1 इक्वल टू क्या होगा, x1 इक्वल टू क्या होगा बोलो, यहाँ से x1 क्या आ रहा है, x1 आ रहा है तुम्हारा 5 और x2 तो तुमने 0 लिया था, तो इसका मतलब और जो एक जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया बोलो, तो x1 इक्वल टू क्या आया, x1 इक्वल टू x1 इक्वल टू 5, x3 इक्वल टू क्या आया, x2 इक्वल टू क्या था 0 और x3 क्या था, x3 तुम्हारा है -1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, बेसिक सॉल्यूशन। एक तो बेसिक सॉल्यूशन ये हुआ, सेकंड बेसिक सॉल्यूशन एंड थर्ड बेसिक सॉल्यूशन किस हिसाब से मिलेगा बोलो तो। अब तुम बोलोगे सर आपने तो ये देखा नहीं, डिटरमिनेंट देख लो, यहाँ पे डिटरमिनेंट देख लो, देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट का मतलब क्या है, x2 के जगह पे 2 1 लिए थे ना, तो इसका कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा। अरे कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, x1 का कोएफिशिएंट क्या होगा 1 2। ठीक है, तो 1 2 1 5, तो उससे जब बनाओगे 1 2 1 5, देखो डिटरमिनेंट करो इसका क्या आ रहा है, 5 - 2 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, 3 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इस केस में बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ये डिटरमिनेंट 0 आ गया ना तो देखना वो सॉल्यूशन तुम्हारा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हो गया रैंक का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कारण 0 आ गया तो रैंक यहाँ पे 2 नहीं हो पाएगा, वो कम हो जाएगा, तो इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन नहीं होगा, तो अब ये जो बात है ना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग x1 के जगह पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो x1 की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो देखो x3 को एक बार 0 पुट किया तो एक बेसिक सॉल्यूशन मिल गया, x2 को 0 पुट किया एक बेसिक सॉल्यूशन मिल गया। सिर्फ ध्यान में रखना है कि जिसको तुम 0 पुट कर रहे हो, बाकी जो ये है उसका जो डिटरमिनेंट आएगा, बाकी जो वेरिएबल्स है उसका मैट्रिक्स का उसका कॉलम का जो मैट्रिक्स बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे एक तो वेरिएबल एक्स्ट्रा था, x2 को मैंने 0 पुट किया तो x1 x3 से लेके स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। अगर 4 ठो वेरिएबल है और 2 ठो इक्वेशन है तब जाके क्या होगा बोलो, तो 2 ठो को तुमको 0 पुट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे x1 को एक बार 0 पुट कर रहा हूँ, पुट x1, तो सभी मेरा मिल जाएगा। पुट x1 इक्वल टू 0 तो क्या आ रहा है बोलो, तो सिस्टम रिड्यूसेस टू 2x2 x3 इज इक्वल टू 4, x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 5। हाँ, अब यहाँ पे क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, सेकंड वाला को तो 2x2 प्लस x3 वो तो जैसे वैसे रखो, और सेकंड को जो है उसको मैं क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x2 10x3 इज इक्वल टू 10, इसको नाम दे दो क्या 3, ये तुम्हारा 1 ही है। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे माइनस करोगे तो ये कैंसिल, यहाँ पे माइनस, तो -9x3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है -6, तो यहाँ पे देखो तो x3 इक्वल टू आ रहा है 2/3 ना, x3 इक्वल टू 2/3, तो x3 इक्वल टू 2/3, तो x2 क्या होगा, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ x2 क्या होगा, x2 होगा तुम्हारा 2x2 4 - 2/3, दिस इज 3 12 - 2 10/3, तो x2 आ रहा है तुम्हारा 5/3। ठीक है, तो बोलो तो जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो क्या है, x1 क्या है, x1 0, x2 क्या है, x2 आया था मेरा नहीं, x3 2/3, x2 आया था तुम्हारा, दिस इज x2 5/3 एंड x3 2/3। देखो 3 तो सॉल्यूशन आया ना, 3 तो सॉल्यूशन आया, 3 तो क्या सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। इसमें भी देखना डिटरमिनेंट करोगे 2 1 1 5 2 5 10 और 1 1 -1 मीन्स 9, तो यहाँ पे भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, मीन्स x1 को छोड़ के जो डिटरमिनेंट जो मैट्रिक्स आएगा 2 × 2 का देखो यहाँ पे आ रहा है, तो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया बोलो, तो ये तुम्हारा बेसिक सॉल्यूशन आ गया। अब तुम बोलोगे सर नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन जो होता है ना उसका फॉर्मूला जो है NCM, नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। नोट में मैं सभी लिखा हुआ है,
NCM का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, मैक्सिमम नंबर बोलना चाहिए। क्यों बोलो तो, कभी कभी तो मेरे इस केस में मैंने जो तीन ठो जो सॉल्यूशन आया ना, मेरे तीनों केस में देखना डिटरमिनेंट क्या आया था, नॉन जीरो आया था, मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए आया था। बट एक बात सुनो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आना जरूरी नहीं है, कभी कभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं आता है, मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है। तो उस केस में तुम्हारा सपोज मानो कि पुट x1 इक्वल टू 0 किया, और यहाँ पे जो डिटरमिनेंट आया ना, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट आया, अगर वो डिटरमिनेंट 0 आ गया ना, तो जो सॉल्यूशन होगा ना वो बेसिक नहीं होगा। ठीक है, बेसिक होने का कंडीशन क्या है, बार बार देखो यहाँ पे बोला गया था कि डिटरमिनेंट मस्ट बी नॉन जीरो। तो अब सुनो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे डिटरमिनेंट प्रोवाइडेड द डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो NCM यहाँ पे क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। मैक्सिमम क्यों बोल रहा है, कारण यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है 3C2, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तीनों केस में डिटरमिनेंट क्या आ रहा था, नॉन जीरो। अगर एक टू डिटरमिनेंट 0 आता तो मेरे यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन कितना आता, 2 आता। तो मैक्सिमम 3 क्यों बोल रहे हैं कि उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, उससे कम हो सकता है। तो ये हो गया बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर हो पा रहा है बेसिक सॉल्यूशन का बात। बेसिक सॉल्यूशन के मैंने किस हिसाब से समझाया, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जहाँ पे n अननोन है, m इक्वेशन है, नंबर ऑफ अननोन नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा होना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। जैसे मैंने एक लिया है यहाँ पे, ये समझा दिया, तो दिस इज़ द नंबर 1 बेसिक सॉल्यूशन, ये सेकंड वाला बेसिक सॉल्यूशन है, ये थर्ड वाला बेसिक सॉल्यूशन है। अब देखो, अब मैं तुमको बेसिक वेरिएबल भी समझा पाऊँगा। अब बेसिक वेरिएबल क्या है, देखो बेसिक वेरिएबल यहाँ पे देखो, तुमने जब मैंने तो पहले 2 रफ कर दिया ना, तो जब तुमने x1 इक्वल टू 0 पुट किया था ना, जब तुमने x1 इक्वल टू 0 पुट किया, मीन्स ए वाला सॉल्यूशन मिला था ना, लास्ट वाला थर्ड वाला, तो x1 इक्वल टू 0 पुट किया, उसके बाद जो रिजल्टिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन आया ना, तो उसमें वैल्यू क्या आया, x2 का वैल्यू आया 5/3, x3 का वैल्यू आया 2/3। तो देखो एक बात सुनो, जब तुम बेसिक सॉल्यूशन निकालते हो तो n माइनस m वेरिएबल को क्या करते हो, 0 पुट करते हो। यहाँ पे n माइनस m का वैल्यू एक आया था, इसीलिए हम लोग एक तो वेरिएबल को 0 पुट कर रहे हैं, बाकी जो रिजल्टिंग सिस्टम आ रहा है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो n माइनस m मीन्स 1, ये जो 1 वेरिएबल है, दैट मीन्स मैंने एक वेरिएबल को 0 पुट किया, और जो रिजल्टिंग सिस्टम आया उसमें जो वैल्यू आया, ये जो x2 और x3 है ना, ये x2 x3 क्या हो गया इस केस में, बेसिक वेरिएबल। क्या वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल्स। मीन्स यहाँ पे m का वैल्यू क्या था 2, तो यहाँ पे 2 वेसिक वेरिएबल है, कौन कौन है, x2 और x3। तो तुम बोलोगे तो सर यहाँ पे x1 क्या है, x1 तुम्हारा नॉन बेसिक वेरिएबल है। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान में रखना है कि इस सॉल्यूशन के टाइम x1 इक्वल टू 0 जब पुट किए थे तभी तो ये सॉल्यूशन आया था ना। तो तुमने x1 को 0 पुट किया और बाकी जो सिस्टम आया उसमें से वैल्यू निकाला, तो x2 x3 ये सब जो सिस्टम आया उसमें x2 और x3 को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक वेरिएबल, और x1 को क्या बोलेंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल। जैसे यहाँ पे तुमने x3 को 0 पुट किया था, तो इस केस में x3 क्या है, इस केस में x3 क्या है, x3 इज नॉन बेसिक वेरिएबल, और ये सब क्या है, x1 x2 क्या है, बेसिक वेरिएबल। इस केस में बोलो x1 x3, सेकंड में x1 x3 क्या है, बेसिक वेरिएबल, x2 इज नॉन बेसिक वेरिएबल। तो नॉन बेसिक वेरिएबल कौन होता है, n माइनस m वेरिएबल्स को हम लोग जो 0 पुट कर रहे हैं ना एक एक सॉल्यूशन निकालने का टाइम, तो वो जो क्या होता है, वो होता है तुम्हारा नॉन बेसिक वेरिएबल। और जो m/m है, मीन्स यहाँ पे m2 वेरिएबल जो है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। एक बार डेफिनेशन देख लो, बेसिक वेरिएबल्स का मतलब क्या बोल रहा है कि द m वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद द कॉलम्स ऑफ द अबव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, द m वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद द कॉलम्स ऑफ द अबव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स के हिसाब से अगर करोगे तो x1 को तुमने 0 पुट किया था, तो इसके लिए मैट्रिक्स क्या था, ए वाला ही ना, 2 1 1 5। ठीक है, द m वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद द कॉलम्स ऑफ द अबव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था 2 5 10 -1 मीन्स 9 above non singular matrix which may be different from 0। which may be different from 0 का मतलब देखो, मेरे यहाँ पे बेसिक वेरिएबल क्या था, इस एग्जांपल में बोलो x3 और x2। अब देखो x3 का वैल्यू 2/3 आया, x2 का वैल्यू 5/3 आया। अब देखो मैंने x1 को 0 पुट किया था, देखो x1 को तुमने 0 पुट किया और x2 x3 का वैल्यू तुमने निकाला, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, x2 और x3 का वैल्यू इसी में से कोई एक जन 0 आ सकता है। मैं तो नहीं जानता हूँ ना कि सॉल्व करने से क्या आएगा, तो इसका मतलब क्या, वही उसी लिए बोल रहा है कि व्हिच मे बी डिफरेंट फ्रॉम 0।
डिफरेंट फ्रॉम जीरो मतलब यहाँ पे देखो डिफरेंट फ्रॉम जीरो आया है, जीरो भी आ सकता है, ठीक है। तो एक बात सुनो, बेसिक वेरिएबल जो है ना, अभी तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आऊँगा कि ये जो बेसिक वेरिएबल है ना, अगर बेसिक वेरिएबल में कम से कम एक भी जीरो हो गया ना, तब जाकर डिजेनरेट और नॉन डिजेनरेट का बात होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या मैंने बोला कि तुम जब जीरो पुट कर रहे हो इसको सॉल्व करने के लिए, x1 को जीरो पुट कियो तो x1 इज द नॉन बेसिक वेरिएबल, x2 x3 इज द बेसिक वेरिएबल, ठीक है। x2 x3 सॉल्व करने में जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन का बात क्लियर हो गया। बेसिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन और बेसिक वेरिएबल का मतलब क्लियर होने के बाद मैं डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन में आ रहा हूँ। डिजेनरेट क्या बोल रहा है, ये बेसिक सॉल्यूशन, जैसे ये तीनों क्या था, ये तीनों क्या था, बोलो बेसिक सॉल्यूशन था ना, ये तीनों क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। क्या बोल रहा है, ए बेसिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन इफ वन और मोर ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स आर जीरो, ठीक है। मतलब अगर एक ठो या फिर उससे ज़्यादा बेसिक वेरिएबल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। देखो यहाँ पे मुझे एक बात बोलो, x3 जीरो था ना, ये तुम्हारा नॉन बेसिक वेरिएबल है, ये तुम्हारा क्या है, नॉन बेसिक वेरिएबल। x3 इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है, नॉन बेसिक वेरिएबल। अब तुमने सॉल्व किया था तो x1 का वैल्यू 2 मिला और x2 का वैल्यू 1 मिला, तो बोलो तो ये दोनों में कोई जीरो है, तो एक कोई भी जीरो नहीं है। अगर ये दोनों में x3 को जीरो पुट करने के बाद भी जब तुमने सॉल्व किया रिजल्टिंग सिस्टम को x1 और x2 में, और ये दोनों का वैल्यू में से कोई भी वैल्यू अगर जीरो आ जाता ना, कम से कम एक भी अगर जीरो आ जाता, तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं, वो डिजेनरेट सॉल्यूशन है, डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन है। बट यहाँ पे क्या है बोलो तो, बेसिक वेरिएबल x1 क्या है, x1 इज द बेसिक वेरिएबल, x2 इज द बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल में कोई जीरो आया है, बेसिक वेरिएबल में कोई जीरो आया है, नहीं आया है। तुम बोलोगे सर नॉन बेसिक में, अरे नॉन बेसिक तो जीरो होगा ही होगा, वो तो प्रोसेस ही है। बेसिक में जीरो है या नहीं है, अगर बेसिक में एक भी जीरो आ गया, क्या बोल रहा है, ये बेसिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन इफ वन और मोर ऑफ द बेसिक वेरिएबल आर जीरो, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल बात, तुम बोलोगे सर नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन किसको बोले, नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे बोलो बेसिक वेरिएबल कितना था, m ना, m तो बेसिक वेरिएबल था, तो टोटल बेसिक वेरिएबल कितना है, m क्रॉस m का मतलब क्या है, m तो टोटल बेसिक वेरिएबल है। तो m तो बेसिक वेरिएबल अगर है तो m तो बेसिक वेरिएबल का वैल्यू अगर क्या हो जाए, सभी बेसिक वेरिएबल, m नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स आर नॉन जीरो, देन वी से दैट द बेसिक सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट। तो यहाँ पे बोलो तीन तो सॉल्यूशन में, तीन तो सॉल्यूशन माने क्या, ए वाला जो सॉल्यूशन था 2 1 0, बेसिक वेरिएबल x1 x2 दोनों में कोई भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज ये बेसिक सॉल्यूशन, ये बेसिक तो है। अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ ये डिजेनरेट है या नॉन डिजेनरेट है। तुम बोलोगे सर बेसिक वेरिएबल देख लेते हैं, बेसिक वेरिएबल का वैल्यू क्या है, कोई भी जीरो नहीं है बेसिक वेरिएबल में, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन डिजेनरेट। सेकंड वाला बोलो तो, सेकंड में देखो x2 क्या था, नॉन बेसिक वेरिएबल, बाकी वेरिएबल कौन है, x1 और x3 क्या है, बेसिक वेरिएबल। देखो बेसिक वेरिएबल में दोनों क्या है, दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है बोलो, दोनों ही तुम्हारा नॉन डिजेनरेट है, सॉरी दोनों ही नॉन जीरो है, तो दोनों ही नॉन जीरो है, बेसिक वेरिएबल नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉन डिजेनरेट। थर्ड में भी बोलो, थर्ड में भी बोलो नॉन जीरो, x2 x3 बेसिक वेरिएबल नॉन जीरो। बट अगर यहाँ पे ऐसे होता, सपोज x3 का वैल्यू भी अगर जीरो आ जाता, तब जाके मैं इसको क्या बोलता, बेसिक सॉल्यूशन, बट क्या, डिजेनरेट। बट यहाँ पे x3 क्या था, x3 था तुम्हारा 2/3। तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल का बात नहीं बोला है ना, बेसिक सॉल्यूशन का बोला, बेसिक वेरिएबल का बोला, डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन और नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन। अब अगर मैं फिजिबल का बात बोलूँ ना, तो फिजिबल का भी एक बात थोड़ा बोल देता हूँ। फिजिबल में मैंने क्या बोला था, फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल कब होता है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो, एक बात से देखो, ये -1 है ना, तो इसका मतलब ये क्या था बोलो तो, एक क्या है, एक कौन सा सॉल्यूशन था, मैंने क्या बोला था, दिस इज ए बेसिक सॉल्यूशन। एक कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, डिजेनरेट या नॉन डिजेनरेट, दिस इज ए नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन। बट मैं तुमको पूछ रहा हूँ ये क्या फिजिबल सॉल्यूशन है, तो दिस इज नॉट ए फिजिबल सॉल्यूशन। क्यों, कारण एक तो क्वांटिटी नेगेटिव आया है, देखो x3 वेरिएबल का वैल्यू -1 और नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन क्या बोलता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। तो फिजिबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सभी वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव या फिर 0, ठीक है। तो ये एक बात हो गया। तो फिजिबल का डेफिनेशन वो जो है वो मैं तुम लोग समझ जाओगे। तो सेम बात वहाँ पे सिर्फ क्या कर सकते हो, डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे 5 0 -1 था,
सपोज अगर यहाँ पे ऐसा होता कि x1 का वैल्यू 0 आया, तो देखो तो x1 क्या था, x2 तुम्हारा नॉन बेसिक था। बेसिक सपोज अगर x1 का वैल्यू भी 0 आ जाता तो तुम क्या बोलते कि x1 का वैल्यू भी 0 आया, x1 का वैल्यू भी 0 आया, बेसिक वेरिएबल 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज डिजेनरेट। अब मैं पूछूं ये क्या फिजिबल है, नहीं ये फिजिबल नहीं है, क्यों नहीं है बोलो तो माइनस। क्लियर। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या वैल्यू था, यहाँ पे था तुम्हारा 5 था मुझे लग रहा है। ठीक है, अब देखो इस केस में 2 1 0 के केस में देखो, अगर मैंने बोला कि 2 1 में सपोज मानो कि 1 में -1 है सपोज, तो 2 - 1 0, तो यहाँ पे देखो तो क्या मैं बोलूँ बेसिक वेरिएबल जो है x1 x2 आर बेसिक वेरिएबल। तो x1 x2 अगर बेसिक वेरिएबल है तो बेसिक वेरिएबल क्या है, दोनों ही बेसिक वेरिएबल क्या है, नॉन जीरो है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज ए नॉन डिजेनरेट। अगर एक भी जीरो हो जाता तो क्या बोलते, डिजेनरेट। अब देखो मैं तुमको पूछ रहा हूँ, ये तो क्या है, दिस इज ए नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन, फर्स्ट वाला। अब मैं पूछ रहा हूँ ये क्या फिजिबल सॉल्यूशन है, मतलब नॉन डिजेनरेट फिजिबल सॉल्यूशन है, नहीं, दिस इज नॉट फिजिबल सॉल्यूशन, -1 है, नेगेटिव है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जस्ट ये हो गया। ठीक है, मैं अभी इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि देखो मैं मेनली जो सिंपलेस्ट मेथड्स करने के लिए मुझे ये सब लैंग्वेज का ज़रूरी पड़ेगा। मीन्स बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक वेरिएबल क्या होता है, डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, हर एक टाइप का वो जो कॉन्सेप्ट है ना उसको लगेगा यहाँ पे। तो इसीलिए मैं जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है नहीं तुम अच्छे से समझ पाओगे ना, तो जो नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर 2 से सिंपलेस्ट मेथड में से बहुत सारा लेक्चर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिंपलेस्ट मेथड में बहुत डिफरेंट टाइप का केस आता है, यहाँ पे बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन है। वहाँ पे हम लोग चार्नेस बिगम मेथड करेंगे, 2 फेज मेथड है। ठीक है, तो है बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन। कम से कम तो सिंपलेस्ट मेथड में मान सकते हो कि ऐसे अगर लेक्चर चल रहा है कि एक लेक्चर अगर हम लेक्चर क्या होता है, हम लोग का जो लेक्चर होता है वो अप्रोक्स यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि 1 घंटा 15 मिनट से लेके तुम्हारा हो जाता है 1.5 घंटा तक। ठीक है, ये 1 घंटा से लेके 1.5 घंटे के अंदर होता है। तो इस हिसाब से अगर लेक्चर को देखने जाओगे तो सिंपलेस्ट मेथड में सब मिला के 8-9 तो लेक्चर लगेगा। ठीक है, मीन्स सभी केस को मैं एनालाइज अगर करूँगा तो एकदम पूरा डेप्थ में अगर काम करूँगा तो ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन तब कर पाओगे, क्योंकि एक ऑपरेशन रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होता है। मास्टर डिग्री जब करोगे ना तो सिंपलेस्ट मेथड तुमको जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना उसमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो डुअलिटी में भी हम लोग यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, गेम में भी इसका थोड़ा बहुत यूज है, मीन्स बाय द LPP सॉल्व द गेम, तो इसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग सिंपलेस्ट के ऊपर काम करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम या फिर डाउट होगा तो मुझे बोलना। ठीक है, ऐसे लेक्चर थोड़ा लेंथी हो चुका है, बट एक एक चीज़ को मैंने ये किया है। अब खुद से भी तुम सोच सकते हो कि अपने हिसाब से एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लिए, उसके बाद तुम खुद से निकाल रहे हो बेसिक वेरिएबल कौन है, बेसिक सॉल्यूशन कौन है, डिजेनरेट बेसिक कौन है, नॉन डिजेनरेट कौन है। ठीक है, आज यहाँ पे रखते हैं, चलो बाय।